रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये है रोशनी का कारवां। सुनने वालों को सलीमा रज़ा का आदाब। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अरशद जी। मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत जरा कुछ हटके करते हैं। जिंदगी में रोशनी सिर्फ लफ्जों से नहीं फैलाएंगे हम, इसमें म्यूजिक की आमेजिश भी होगी। जी हाँ, आज जॉर्ज अब्राहम जिस शख्सियत से हम लोगों की मुलाकात करा रहे हैं वो एक जबरदस्त सिंगर हैं। देश विदेश में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं इन्होंने, जहां तक कि बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी स्टेज शोज किए हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए श्रवण कुमार का, जो कि मुंबई से हैं और जिनके साथ हैं जॉर्ज। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोह नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वाह वाह, क्या सुंदर आवाज आपने पाई है। श्रवण, ये बताइए कि आपने गाना कब और कहाँ से सीखना शुरू किया? गाना तो वैसे जो क्लासिकल जो है वो तो मैंने स्कूल में सीखा, और ये जो फिल्मी म्यूज़िक है वो तो मैंने सुन सुन के सीखा मैंने। ये सूरत में जो मतलब ये ब्लाइंड स्कूल है, तो जो स्कूल में जो म्यूज़िक टीचर होते हैं तो बस ये उन्हीं से मैंने सीखा। श्रवण, आप मुंबई में कब से हैं और कब से गा रहे हैं? बॉम्बे में तो मैं 10 साल से आया हूँ इधर, मतलब ऑल फैमिली के साथ ही इधर हम सब आए थे। तो मैंने मतलब ये तभी से ही बॉम्बे में शुरुआत किया 95 से। आप दृष्टिहीन हैं और लगभग टोटली ब्लाइंड हैं, तो ये आपके जो आंखों का प्रॉब्लम है, हमारे सुनने वालों को इसके बारे में थोड़ा बताइए। 6 साल का था तो उस टाइम पे आंखें आई थी मेरी, तो उसी में मतलब वो अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से दोनों भी आंखें मतलब चली गई। फिर बाद में हैदराबाद में उसका ऑपरेशन किया आंख का, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो श्रवण, ये बताइए कि आपको अपना संगीत का शौक कब और कैसे शुरू हुआ? मेरे पापा जो है वो ट्रम्पेट मतलब ये प्ले करते थे, तो मतलब ये उनका सुन सुन के मुझे मतलब नेचुरली म्यूज़िक की तरफ रुझान हुआ। फ्लूट सीखा पहले, फिर बाद में ये बेंजो सीखा, फिर बाद में हारमोनियम पे थोड़ा ट्राई किया। तो बस ऐसे ही मतलब ये इंस्ट्रूमेंट पे मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट था। ये रहा इंस्ट्रूमेंट्स की बात। तो श्रवण, आपको एक्चुअली कब पता चला कि आप वाकई में गा सकते हैं? वैसे तो एकदम तो अभी तक मैं जान नहीं सकता हूँ कि मैं अच्छा गाता हूँ कि नहीं, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो ऑडियंस का जब मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ा मतलब ये होता है कि हाँ मैं अच्छा गाता हूँ थोड़ा। आपकी वॉइस की रेंज क्या है और आप क्या क्या गा सकते हैं? वैसे अभी तो फिल्मी सॉन्ग ही गाता हूँ, जैसे ऑर्केस्ट्रा में जैसे रफ़ी साहब गाने हो, फिर ये लता जी के हैं, तो मैं फीमेल आवाज़ भी निकालता हूँ। तो आप फीमेल आवाज़ भी निकाल लेते हैं। इसका कुछ नमूना पेश करेंगे? आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे ओ। इसका मतलब आप कुछ डुएट्स भी गाते होंगे,
इसका भी कुछ आप नमूना पेश करेंगे? ज़्यादातर मैं रफ़ी लता के ज़्यादातर गाता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। श्रवण, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं और लाइट म्यूज़िक गाते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है उसका प्रभाव लाइट म्यूज़िक गाने वालों पे क्या है? क्लासिकल जो नहीं सीखा है वो अगर गाएगा तो कैसे गाएगा? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। क्लासिकल जो अगर हम सीखते हैं तो इस तरह से अच्छी तरह से अपन मतलब ये गा सकते हैं। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। इस संगीत की दुनिया के सफ़र में आपके आगे का कार्यक्रम क्या है? आप कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? सपना है कि मैं कुछ फिल्म इंडस्ट्री में मैं कुछ बनूं, जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर, दोनों का मतलब सपना है मेरा। मतलब ये उस दिशा में कुछ प्रयत्न वगैरह भी करता रहता हूँ मैं। श्रवण, आप कई शोज़ करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, बाहर भी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप हमारे सुनने वालों के साथ बांटिए। कहीं से भी मतलब न जो इस शो के लिए इन्विटेशन आता है तो वहाँ पे जाता हूँ। पहला टूर सर मैंने जूनियर महमूद के साथ किया, आज से मतलब 5-6 साल पहले किया। फिर लंदन का शो शक्ति कपूर, कादर खान वगैरह के साथ किया, और फिर बाद में बॉम्बे के ऑर्गेनाइजर है उनके साथ ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर वगैरह की टूर किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस प्रोग्राम को रूह बख्शी। और लीजिए अब रुख करते हैं प्रोफाइल सेक्शन की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि आज हम एल सुब्रमणी की पर्सनालिटी का खाका खींचेंगे। एल सुब्रमणी डेक्कन हेराल्ड में एक रिपोर्टर की हैसियत से काम करते हैं और उनकी जिंदगी हर कदम एक मिसाल रही है। आइए सुनते हैं कि इस जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले क्या बताते हैं हमें। एल सुब्रमणी एक ऐसे इंसान जिन्होंने हर मुश्किल को झेलते हुए अपनी किस्मत खुद लिखी। 6 जुलाई 1973 को तमिलनाडु के छोटे से शहर सेलम में जन्मे सुब्रमणी ने अपनी आंखों की रोशनी को युवा अवस्था में ही खो दिया था। इस दुख भरे हादसे से उनके माता पिता को गहरा सदमा पहुंचा, पर सुब्रमणी ने हिम्मत नहीं हारी। आंखों की रोशनी जाने के बावजूद उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी की और अपनी मां के सहयोग से एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गए और वहीं से पत्रकारिता में उनकी रुचि जाग उठी। कॉलेज के बाद उन्होंने पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा हासिल किया और ट्रेनी के तौर पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में काम करने लगे। उनका पहला लेख लोगों को बेहद पसंद आया, पर नेत्रहीन होने के कारण मैनेजमेंट ने उनकी काबिलियत पर शंका जाहिर की और उन्हें स्थायी नौकरी देने से इनकार कर दिया।
निराश न होते हुए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। 2003 में सुब्रमणी की मेहनत रंग लाई और उन्हें बंगलौर के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र डेक्कन हेरल्ड में रिपोर्टर की नौकरी मिल गई। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू लिए और उन पर लेख लिखे। आज सुब्रमणी ने हम सब के बीच यह साबित कर दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। Thank you, Harsha. And now, let's move on to our next segment, the advice section. जी हाँ, प्रोग्राम के इस हिस्से में दाखिल होने से पहले हम आपको बता दें कि आज एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है एक अदद अच्छी नौकरी, ताकि जिंदगी अपनी रफ्तार से चल सके। बिल्कुल, और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एम्प्लॉयमेंट से संबंधित बातें की जाएं आज, ताकि हमारे वो साथी जो कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सके। और इसीलिए हमने तकलीफ दी है मिस अनुभूति मित्तल को, जो कि ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और एडवाइस कर रही हैं डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। खास तौर पर दृष्टिहीनता को सामने रखकर हल बताने की कोशिश की है उन्होंने, और आज उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रणय गड़ोदिया। अनुभूति जी, प्राइवेट सेक्टर या निजी औद्योगिक क्षेत्र में आज ऐसे कौन कौन से काम हैं जो दृष्टिहीन व्यक्ति सफलतापूर्वक कर रहे हैं? एक होता है कस्टमर सर्विस करके, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोई सामान बेचा जाता है, फ्रिज हुआ, टेलीविज़न हुआ, कोई भी सामान होता है, या इवन बैंक का कार्ड होता है, कुछ भी बेचो तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फ़ोन करके या किसी कस्टमर सर्विस जहाँ से हमने सामान लिया है वहाँ जाके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सफाई मांग सकते हैं। तो ये जो काम करते हैं लोग, ये कस्टमर सर्विस वाले कहलाते हैं। ये दृष्टिहीन व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है और कई एक कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे एक्सपोर्ट हाउसेस में बहुत सारे कारखाने हैं कपड़े बनाने के, उसमें भी जैसे कि पैकेजिंग में हो गया, थ्रेड कटिंग होती है, एक लंबाई के धागे काटने होते हैं, वेल्डिंग होती है मशीन की, इस तरह के काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो पुरानी एक जॉब है जो कि नित नए दिन बढ़ रही है। बीपीओ भी एक, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिसने काफ़ी पिछले 10 सालों से बढ़ाया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 20-25 सालों में ये ही और भी देश की अर्थव्यवस्था को 8% से 10% के उस पर ले जाएगा। 8 से 10% मतलब इसमें 20 लाख से 30 लाख के करीब वैकेंसीज आएंगी, नौकरियां बनाई जाएंगी। इसमें काम किस तरह का होता है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। उसमें आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना होता है, उसके लिए आप एक कंप्यूटर आपके सामने होता है, दूर देश के लोगों से बात करनी होती है एक जगह बैठ के, या फाइनेंस का काम करना होता है, अकाउंट्स का काम करना होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिसमें आप लोगों को भर्ती कराते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो ये कुछ एक मैंने अपॉर्चुनिटीज बताई जिसमें कि लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और क्या आप कुछ ऐसे नए कार्य क्षेत्र बता सकते हैं जहां दृष्टिहीन व्यक्ति सक्षमता से काम कर सकते हैं? एक नया काम आया है ऑनलाइन ट्यूशंस का, जिसमें कि कहा जाता है कि जो दूसरे देश के बच्चे हैं, यहाँ के टीचर्स उनको अपने घर में बैठे बैठे पढ़ाते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं, अभी तो देश में 3-4 हैं, लेकिन अगले 1-2 सालों में ऐसी 50 कंपनियां हो जाएंगी जिसमें आप, तो इसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी अच्छी तरह से काम कर सकता है, न केवल एज ए टीचर, बट उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बैठ के सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट, ट्रेनिंग मैनुअल बनाना, उसमें पूरी किताबें लिखना, ये उस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर्स बनाना। और सॉफ्टवेयर का क्षेत्र ऐसा है, आपने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया तो उसका कोई अंत नहीं है। आप आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई और रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो ये कुछ एक काम है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं, जो फैक्ट्रीज में भी कई लोग सामने आ रहे हैं नौकरियां देने के लिए। अभी कम है लेकिन धीरे धीरे ये ज़रूर बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल एरियाज में जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि एक आदमी एक तरह का काम कई बार करता है और वो एक काम को पूरा करता है, फिर वो नेक्स्ट आदमी के पास जाता है। तो इसमें बस ज़रूरत है कि अवेयरनेस और बढ़ाई जाए और ऐसी इंडस्ट्रीज को टैप किया जाए।
अनुभूति जी, नौकरी ढूंढने के आज क्या क्या माध्यम उपलब्ध हैं? पहली तो बात है जो रोजगार समाचार पत्र आते हैं, उसमें काफ़ी हद तक सारी जो वैकेंसीज होती हैं। दूसरा है जो ऑर्डिनरी न्यूज़ पे रोजगार समाचार पत्र न होके जो रोज के समाचार पत्र होते हैं, उसमें आजकल हर रोज ही नई नई नियुक्तियों की घोषणा होती है, तो वो एक है। मैं इसमें निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों ही पब्लिश होते हैं। इसके अलावा आजकल इंटरनेट करके जो है, जो गांव-गांव तक में पहुंच गया है, वो एक बहुत बड़ा साधन है। और जो कई एक संस्थाओं का अपना ही प्लेसमेंट एजेंसी होती है, जो कि आपका ले लेते हैं बायोडेटा, उसके बाद उसको पढ़ के अलग अलग कंपनियों में उसमें भेजा जाता है और वहाँ पे जैसा भी रिस्पॉन्स आता है फिर उसको मैच करके आपको बुलाया जाता है। आपके तजुर्बे में दृष्टिहीन व्यक्तियों को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो स्पर्धात्मक बन सकें? जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं दूसरे के सामने, और ये सब आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने बारे में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो ये सब उभर के आएगा आपकी पर्सनालिटी में। तो ये एक एरिया है जिसमें डेफिनेटली जो विजुअली इम्पेयर्ड ग्रुप है स्पेसिफिकली में जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। और दूसरा है, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या गुजराती हो, जो भी आपकी भाषा है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका सही उपयोग होना चाहिए। रिज्यूमे या बायोडाटा बनाते समय किन किन खास बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहला कि बायोडाटा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि वो एक पेज में सब कुछ आ जाए। दूसरी बात, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं काम किया है, तो सबसे बाद में जो काम किया है वो सबसे पहले आप लिखिए और उसके बाद पहले वाला जॉब, इस तरह से जाएं। और ज़रूरी चीज़ें जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप ज़रूर किसी अतिरिक्त व्यक्ति का फ़ोन नंबर दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो ज़रूर होना। आपने स्कूलिंग की है, जॉब से आपने शिक्षा, जो भी आपको आता है वो बायोडाटा में ज़रूर होना चाहिए। अनुभूति जी, एक आखिरी पर महत्वपूर्ण सवाल, एम्प्लॉयर्स अपने कैंडिडेट्स में साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय क्या देखते हैं और कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? पहली, और ये दो भाग में है। पहला तो जो आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, उसकी आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी इंटरव्यू के पहले, सारे क्वेश्चंस और जो भी प्रश्न आप सोच सकते हैं कि पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयर, आप आश्चर्यचकित होंगे लेकिन एम्प्लॉयर ज़्यादातर ये भी देखते हैं कि आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, आपका खुद का जो सोचने का नज़रिया है वो कैसा है, आप क्या दूसरों के साथ मिल बैठ के काम कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में टीम वर्क भी कहते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ ज्ञान देखना है तो रिज्यूमे देख के ही लोगों को नौकरी पर रख लिया जाता। इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत सीधा सा तरीका है, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके उठने, बैठने, चलने, आप कैसे कमरे में घुसेंगे, कैसे कुर्सी लेके बैठेंगे, आप कैसे उसको, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप कैसे नमस्कार करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों से ही आप पूरा इंटरव्यू प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, किसी को अपने घर में या अपने किसी दोस्त को बार बार बैठा के। और जब तक आपको पता चलेगा इंटरव्यू आपका खत्म हो सकता है और हो सकता है कि आप सिलेक्ट भी हो जाएं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अरशद, एक जमाना था जब इजिप्ट यानी मिस्र का बोलबाला था सारी दुनिया में, है ना? इजिप्ट का एक बेहद खूबसूरत और गौरवशाली इतिहास रहा है। जी हाँ, सारी दुनिया जानती है। नहीं, कुछ लोगों के लिए ये अब संभव हो पाया है। मतलब ये कि इजिप्ट के एक नए म्यूजियम में वहां पर रखी गई सारी कीमती यानी वैल्यूबल जानकारी ब्रेल में लिखी गई है। इसे कार्ड पर अंकित किया गया है ताकि जब कोई दृष्टिहीन यहाँ आए तो वो खुद से इजिप्ट की महान गाथा को महसूस कर सके।
This conversion in Braille was done by a group of blind and sighted people. ये एक वाकई सराहनीय काम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अरे रे 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 रे, अगर आप सराहना ही करना चाहते हैं तो इनकी करें जो आसमान छूने को बेचैन है। ओह याद आया, आज हमारा खास सेगमेंट है छू लें आसमां जी। सलीमा, आज कौन सा स्कूल है, कौन से छात्र हैं, जल्दी बताएं, मैं बेताब हूँ। मतलब देखिए, राय बरेली का एक छोटा सा स्कूल जीवन पथ विकलांग विद्यालय है। यहीं से आ रही है एक मीठी मीठी सुरीली आवाज। ये क्लास 3 की छात्रा हैं और इनका नाम है उषा दीक्षित। इस लोकगीत को लिखा है दिनेश प्रताप सिंह ने, जो स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में रायबरेली मोहनगंज में काम करते हैं। बाबू हो भैया हो, पानी के मृग छौने पानी में छोड़ना, पिंजरे में कैद नहीं होंगे, इनकी ना गर्दने मरोड़ना। तो बाबू हो भैया हो, कुछ भय से और कुछ भरम से टूट गए सपने कुछ हमसे। सपने थे कांच के खिलौने, जिनमें हम जड़े थे जन्म से। तो बाबू हो भैया हो, शेष बचे कुछ सपने, शेष बचे कुछ सपने, इन्हें नहीं तोड़ना, पिंजरे में कैद नहीं होंगे, इनकी ना गर्दने मरोड़ना। तो बाबू हो भैया हो, ये सड़कों पर सड़ती जिंदगी, कंप्यूटर से लड़ती जिंदगी, एक दूसरे पर छा जाने को ऊपर गिर गिर पड़ती जिंदगी। तो बाबू हो भैया हो, गाँव गोड़ती धारा, गाँव गोड़ती धारा, इसे तनिक मोड़ना, पिंजरे में कैद नहीं होंगे, इनकी ना गर्दने मरोड़ना। तो बाबू हो भैया हो, डिस्को की जंबो की गति में भाग रहे हम उसी नियत में, नींदों में है रॉकेट छूटते, विस्फोटक फूटते सुमति में। तो बाबू हो भैया हो। वाह उषा जी, छोटी सी है ना आप, लेकिन बहुत बड़ी हैं और इससे भी ज्यादा बड़ी होंगी, इसीलिए मैं आपको उषा जी कह के मुखातिब कर रही हूँ। खूब सुरीली रहिए, खूब गाइए, खूब तरक्की कीजिए, यही है हम दोनों की शुभकामना। और अब चलते चलते उस सवाल की तरफ नजर डाल दी जाए जिसका जवाब हमें मिल चुका है और उसमें एक इनामी विजेता भी है। मेरे ख्याल से आपका इशारा प्रोग्राम 17 की तरफ है। बिल्कुल सही फरमाती हैं आप। प्रोग्राम 17 में हमने सवाल किया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन हु वाज द इंस्पिरेशन फॉर द फिल्म ब्लैक स्टारिंग रानी मुखर्जी एंड अमिताभ बच्चन। यानी वो कौन सी महिला हैं जिनसे प्रभावित होकर फिल्म ब्लैक का निर्माण किया गया था, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की है। जी हाँ, जवाब तो सही आया ही है हमारे पास और जवाब जीतने वाले का नाम भी हम आपको अभी फौरन बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सही जवाब है हेलन केलर। जी हाँ, हेलन केलर ही वो जानदार ज़बरदस्त औरत थी जो कि तमाम अड़चनों रुकावटों के बावजूद दुनिया पर अपनी एक अनमिट छाप छोड़ गई। और हमारे विजेता का नाम है जगदीश भाई खलास, अहमदाबाद से। इन्होंने हमें पत्र लिखकर अपना सही उत्तर भेजा था। ए भाई खलास, टी शर्ट भेज रहे क्या अपुन पहनने का?
थैंक यू। हाँ भाई, फूट लें क्या? फूटने की भी हो रही है। तो भाई ऐसा है कि इससे पहले कि हम दोनों ही किसी दूसरे मूड में चले जाएं, हम आपसे इजाजत चाहते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर मिल बैठेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है यह है रोशनी का कारवां। आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का